हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं श्याम शाह से। ठीक है, परमार वंश हम पढ़ रहे थे। परमार वंश में जो हम श्याम शाह पे पहुंचे थे, अजयपाल, सहजपाल, मानशाह तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनके समय पे जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी वो सब हमने देखी थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आप एक बार और उसको रिवाइज कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्याम शाह। तो आपको पता है कि हमने कल क्या पढ़ा था कि 37वां जो राजा था वो कौन था? अजयपाल था। ठीक है, अजयपाल से पहले हमें किसी भी राजा के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं मिलती है। तो अजयपाल से ही हमें जो है कुमार गढ़वाल के बारे में जानने के लिए विस्तृत जानकारी मिलती है। तो अजयपाल जो है 37 नंबर का राजा था और इसने जो है 52 गढ़ों को विजित किया था। ठीक है, उसके बाद 42वां हमने पढ़ा था सहजपाल ने भी जो है बहुत अच्छे काम जो है मतलब अपने साम्राज्य को हष्टपुष्ट करने के लिए इसने भी काफ़ी कार्य जो है कराए हुए थे। ठीक है, तो 37वां और 42 ये दो की हमें संख्या दी है, तो इस हिसाब से आपको ये दो याद करना इंपॉर्टेंट है, इनके नंबर वाइज कौन से नंबर के साथ सकते हैं। इसके बाद हम श्याम शाह पढ़ने हैं। ठीक है, तो श्याम शाह के बारे में हम देखेंगे कि श्याम शाह जो है ये 44वें नंबर के शासक थे। ठीक है, तो हमने 3 देखे। एक हमने देखा 37 और 42 और 44। ठीक है, अजयपाल, सहजपाल और श्याम शाह। तो आज हम पढ़ रहे हैं 44वें नंबर के राजा श्याम शाह। परमार वंश के गरिमामय इतिहास के श्री श्याम शाह जो हैं ये 44वें नक्षत्र थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 44वें नक्षत्र थे। उनका नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जहांगीरनामा में भी देखने के लिए मिलता है। जो मुगलों का जो जहांगीरनामा ग्रंथ है उसमें भी हमें श्याम शाह के नाम दिखाई देता है, जिसमें लिखा है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर के शासक को घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। यानी कि यहाँ पे ये बताया है कि जो मुगल दरबार था उसने जो है श्याम शाह को हाथी घोड़े भेंट किए थे। तो संवत 1672 विक्रमी अर्थात सन 1615 ईस्वी में एक ताम्रपत्र हमें उपलब्ध हुआ है 1615 का, जिसमें श्याम शाह ने सिलासारी नामक ग्राम में भूमि का एक अंश जो है शिवनाथ जोगी को दान में दिया था। इससे हमें ये पता चल जाता है कि श्याम शाह जो है 1615 के समय पे सत्ता पे थे। यानी कि जो ये शिवनाथ जोशी को जो उन्होंने ताम्रपत्र दिया था, इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि श्याम शाह जो है 1615 के समय पे सत्ता पे रहे थे। जहांगीर ने भी जो घोड़े हाथी उपहार स्वरूप भेंट दिए थे गढ़नरेश को, तो वो भी जो है उसने कब दिए थे? बैसाख 1678 विक्रमी संवत अर्थात 1621 अप्रैल के महीने में। ठीक है, 1621 ईस्वी के अप्रैल के महीने में। यानी कि 1615 हमें अभी ऊपर दिखा था श्याम शाह का काल, यानी कि 1615, 1621, 22 ऐसे इस जो है काल में श्याम शाह का शासन गढ़वाल में रहा होगा। तो श्री डबराल जी का भी कथन है। अब डबराल जी भी कहते हैं कि श्याम शाह ने जो है 1611 से 1630 तक शासन किया था। तो यहाँ पे हमें अधिकतर जो है इतिहासकारों की जो कथनी है इस विषय में, ये हमें मिलती जुलती प्रतीत होती है। तो श्याम शाह जो हैं ये निसंतान थे, इसलिए जब इनकी मृत्यु हो गई थी श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा महिपत शाह जो है सिंहासन पर बैठे 1622 के बाद। ठीक है, तो कौन बैठे श्याम शाह के बाद गद्दी पर? उनके चाचा, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनके चाचा महिपत शाह जो है उन्होंने सत्तारूढ़ हासिल की। अब महिपत शाह के बारे में हम देखते हैं कि श्याम शाह के अवसान के बाद इस राजवंश को युद्ध प्रवीण महिपत शाह ने और चाँद लगा दिया। उन्होंने बहुत मतलब अच्छे काम किए महिपत शाह ने भी। तो वे अपने जीवन काल में अधिकतर अपने शत्रुओं से ही जूझते रहे, मतलब युद्ध वगैरह में ये ज़्यादा रहे। कभी कोई इधर से आक्रमण, कभी उधर से आक्रमण। तो इन्होंने युद्ध का जो काल है वो महिपत शाह ने बहुत देखा। तो इसी कारण उन्होंने गढ़वाल की मही पर गर्वभंजन की उपाधि से जो है प्रसिद्धि पाई। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गर्वभंजन की उपाधि किसे दी गई थी या किसने हासिल की थी? तो ये थे महिपत शाह। ठीक है, महिपत शाह जो है इन्होंने गर्वभंजन की उपाधि से जो है प्रसिद्धि पाई थी। अब वेशल्स की एक पुस्तक हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। इस बुक का नाम आपको लिख लेना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो वेसल्स की लिखी हुई पुस्तक है अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो है
ट्रैवल की ये कहानी, इन्होंने यात्रा विवरण लिखा हुआ है अपना। तो 1603 से 1721 के बीच का ये वेसल्स का जो ये बुक है जेसुइट ट्रेवल्स वाली, इन्होंने 1603 से 1721 के बीच की अपनी यात्रा लिखी है। तो 1603 से 1721 के बीच 1615 भी आता है जिसमें श्याम शाह ने शासन किया था, उसके बाद जो है महिपत शाह ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अपनी इस पुस्तक में महिपत शाह के तिब्बत अभियान पर इन्होंने पूरा प्रकाश डाला है कि महिपत शाह का जो तिब्बत वाला अभियान था कैसे कैसे हुआ था, वो उन्होंने अपनी पुस्तक में उस विषय की कहानी, उस विषय में विवरण दे रखा है। तो इस पुस्तक के अनुसार श्रीनगर के तत्कालीन नरेश महिपत शाह ने तिब्बत पर कितने आक्रमण किए थे? 3 आक्रमण किए थे। जो वेसल्स की पुस्तक है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। प्रथम अभियान में उनके सैनिकों की संख्या 12,000 थी, जिनमें 11,000 जो है बंदूकधारी सैनिक थे और 20 छोटी छोटी टुकड़ियां थी जिनके पास तोपें थी, ठीक है। और दूसरा जो अभियान उनका था उसमें उनके पास 20,000 सैनिक थे। तीसरे अभियान में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। तो प्राकृतिक परिस्थितियां भी आपको पता है तिब्बत की साइड अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस समय पे कैसी रही होगी, अब हरियाली, जंगल वगैरह, पहाड़, बहुत कठिन रास्ता, बिना सड़कों के माध्यम से वहाँ पे जाना होता था और जंगली जानवरों का अलग खतरा रहता था। तो बहुत सी कठिन परिस्थितियों में जो है इसीलिए उत्तर की तरफ जो है आक्रमण बहुत कम होते थे। उत्तर की तरफ एकदम लोग नहीं आते थे, जो बाहर से आक्रमण करता आते थे ना, वो उत्तर की तरफ नहीं आते थे एकदम से, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, आपदा कभी भी आ जाती थी। तो इसलिए तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ गढ़ नरेश के प्रतिकूल थी, क्योंकि भयंकर हिमपात के कारण जो है मार्ग, अब देखिए हिमपात हो जाता था कभी भी, ठीक है। तो साथ ही प्रत्येक स्थान पर तिब्बत वासियों ने जमकर मुकाबला भी किया। एंड्राडे ने माना छोड़ने से पहले ही गणनरेश को इन अभियानों में असफलता का सामना करना पड़ा। तो माना यानी कि जो वो गांव है ना, आखिरी गांव माना गांव, तो उसको छोड़ने से पहले ही जो है गणनरेश को इन अभियानों में असफलता मिली थी। तो दोनों राज्यों के मध्य फिर उसके बाद क्या हुआ, संधि वार्ता हुई। जब कोई नहीं जीतता है, लड़ाई चलती रहती है, खल्ली सैनिक हारते हैं, हार कोई नहीं मानता, जीत कोई नहीं मानता, तो इस दोनों तरफ का जो है सैनिकों का लॉस होता है, थक जाते हैं सैनिक। तो अगर ये वाली सिचुएशन अगर हमारी आती है तो फिर ये क्या करते थे, संधि वार्ता कर लेते थे, ये आपस में संधि कर लेते थे, ना तुम जीते ना हम जीते, हम एक संधि कर लेते हैं, उसमें फिर अपनी अपनी शर्तें रख लेते थे। तो 1624 के नवंबर माह के प्रारंभ में ही एंड्राडे माना को छोड़कर आगरा पहुंच गया। अब जो एंड्राडे था ये माना छोड़ के कहाँ पहुंच गया था, आगरा पहुंच गया था 1624 में। इस प्रकार डॉक्टर डबराल द्वारा दी गई महाराजा श्याम शाह के शासनकाल की अवधि जो है 1611 से 1630 डबराल जी ने दी हुई थी ना ऊपर, तो यहाँ पर से ये गलत प्रमाणित हो जाती है। साथ ही एक विशेष बात यह भी है कि मुगल यानी कि ये जो श्याम शाह के ऊपर इन्होंने डबराल जी ने जो तिथि दी थी ये गलत साबित हो गई है इस बात से। तो साथ ही एक विशेष बात यह भी है कि मुगल सम्राट जहांगीर के काल में गणराज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम किए हुए थे, मतलब गढ़वाल पूरी तरह स्वतंत्र था जब जहांगीर जो है सत्ता पर था, मुगल सम्राट। तो इसका प्रमाण एंड्राडे ने अपनी आपबीती की एक घटना से किया है कि जहांगीर द्वारा फरमान जारी किए जाने के बावजूद भी उसके साथ गणराज्य नरेश ने बुरा व्यवहार किया था। जहांगीर ने फरमान भी जारी किया था, लेकिन फिर भी जो है गढ़वाल नरेश ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। यदि गढ़वाल स्वतंत्र रियासत ना होती तो गढ़ नरेश फरमान प्राप्त व्यक्ति से इतना बुरा व्यवहार करने का दुस्साहस नहीं करता। यानी कि गढ़वाल उस टाइम कैसा था, स्वतंत्र राज्य था। एंड्राडे ने सन 1625 में पुनः गढ़वाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की और इस बार भी गढ़वाल की जमीन पर उसे वही अत्याचार सहने पड़े थे एंड्राडे को। तो रतूड़ी ने महिपत शाह का दापा या दाबा आक्रमण का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई थी। अब डबराल जी कहते हैं कि महिपत शाह ने सिरमौर के डाकुओं को भी दबाया, किंतु इस घटना की कोई निश्चित तिथि हमें जानने के लिए, मतलब ये मौखिकली हमें पता चलता है कि लोगों ने बताया होगा डबराल जी को वहाँ के आसपास के कि महिपत शाह ने सिरमौर के डाकुओं को भी दबाया था, लेकिन इसके बारे में ऐसे ताम्रपत्र या लिखित में कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि महिपत शाह कुमाऊं युद्ध में मारे गए थे। जब ये कुमाऊं युद्ध हुआ था ना, कुमाऊं के साथ जब गढ़वाल का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में महिपत शाह मारे गए थे। हमने पहले भी पीछे पढ़ा था शायद,
जैसा कि वह स्वयं चाहते थे। इसका कारण यह बताया जाता है कि महिपत शाह ने भूलवश 3 निरपराध नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये जो महिपत शाह थे ना, तो इन्होंने क्या कर दिया था गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से इन्होंने 3 निरपराध नागा साधुओं को मार दिया था। तो उसके बाद एक दिन वे ऋषि भरत जी के मंदिर में गए। जब उनसे जो है ये जघन्य पाप हो गया था, निरपराध नागा साधुओं को उन्होंने मार दिया था अनजाने में, उसके बाद वो एक दिन भरत जी के मंदिर में गए तो उनके मन में कीर्ति जो है, मतलब ये बात उनके मन में, जब होता नहीं है, जब हम कोई गलत काम करते हैं फिर मंदिर में भगवान के समक्ष आते हैं तो हमें अपनी उस बात के लिए पश्चाताप होता है, डर भी लगता है। तो वही चीज़ उनके साथ हो रही थी, वो ही घटना उनके दिमाग में बार बार आ रही थी मंदिर में। तो मन की अनुभूति उनको इस प्रकार हुई कि मंदिर में उनको ऐसा एहसास हुआ कि जो भरत जी की मूर्ति है वो उन्हें मतलब घूर रही है, जैसे जैसे उनको अंदर से लग रहा था कि मैंने ऐसा पाप किया है तो भगवान मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे मैंने बहुत बुरा मेरे से हो गया है। तो मंदिर के जिस भी स्थल से वो मूर्ति को देखते हैं उन्हें अपने चारों ओर जो है मूर्ति की ज्वालामय दृष्टि नजर आती, मतलब कि जैसे वो मूर्ति उन्हें गुस्से से निहार रही होगी। यह उस पैनी दृष्टि को सह नहीं पाए, जो वो आग की ज्वाला में भरत जी की मूर्ति की जो दृष्टि इन्हें देख रही थी भगवान की, ये उस दृष्टि को सह नहीं पाए और हदबुद्धि होकर इन्होंने मूर्ति से दोनों आंखें निकाल दी। ठीक है, अब जब तक वो अपने होश में आते उन्हें पता चला अब तो ये और भी मेरे से बड़ा पाप हो गया है। मैंने एक तो नागा साधुओं की हत्या करके वैसी पाप करा था, अब मैंने ये भगवान की आंखें निकाल दी तो मेरे से और भी जघन्य कृत्य हो गया है। अब उन्हें महसूस हुआ तो पाप और ज़्यादा उनका बढ़ गया। आत्मग्लानि की वेदना से दग्ध होकर अब उनको आत्मग्लानि हुई और अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में वो मतलब मृत्यु मांगने लगे कि मतलब मेरे जो पाप है उनका पश्चाताप इसी से होगा कि मुझे मृत्यु मिल जाए। तो इसीलिए वो कुमाऊं युद्ध में बलिदान हुए, मतलब उन्होंने जानबूझ के जो है बलिदान किया, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए अपने पापों के पश्चाताप के लिए। तो महिपत शाह के शासनकाल के संबंध में भी विद्वानों का मतभेद रहता है। जैसे कि डबराल की अभी हमने ऊपर कथन देखे कि इनके लगभग कथन गलत ही हैं। डबराल जी ने जो भी बातें मानी है मेरे ख्याल से इन्होंने मौखिकली जो लोगों को सुना है उनके मौखिक रूप से सुन के ही इन्होंने अपनी पुस्तक में डबराल जी ने अपने मत लिख दिए हैं। लेकिन जो ताम्रपत्र में जो लिखित कथनों के आधार पर जो लिखित हमें प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं दी है। तो डबराल जी का कथन हमने देखा कि महिपत शाह ने सन 1631 से 1635 तक शासन किया। ऐसा डबराल जी ने कहा कि जो महिपत शाह थे शहंशाह के बाद 31 से 35 तक शासन किया। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है जो ये अवधि है महिपत शाह की ये 25 से 1646 ईस्वी तक है। जहाँ तक सिंहासन रूढ़ होने की तिथि है कि सिंहासन में कब आसीन हुए थे तो ये सन 1622 है, प्रमाणिक है, क्योंकि महिपत शाह शहंशाह के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी मतलब शहंशाह के बाद जो बैठा, वैसे उनका पुत्र नहीं थे ये, लेकिन उसके बाद जो बैठे इस तरीके से। तो सन 1622 में शहंशाह का परलोकवास हुआ तो स्वाभाविक है कि महिपत शाह सन 1622 में ही गद्दी पर बैठे होंगे। अगर हमें शहंशाह की मृत्यु की तिथि ज्ञात है कि 1622 थी तो उसके बाद हमें ये भी ज्ञात है कि महिपत शाह गद्दी पर बैठे, तो यानी कि जब वो मरे होंगे तभी तो ये गद्दी पर बैठे होंगे। तो वर्ष जो है 1622 इसमें हम मान लेते हैं महिपत शाह के सत्तारूढ़ होने का। अब प्रश्न उठता है कि महिपत शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, ये बुक है वेसल्स की, ठीक है, अभी हमने ऊपर भी ये बुक पढ़ी थी। अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया नामक जो पुस्तक है वेसल्स की, उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें किसका, अजेवेडो नामक यात्री का उन्होंने विवरण किया हुआ है। किसका, अजेवेडो नामक यात्री का विवरण किया है अपनी बुक में। ये बुक है इनकी जेसुइट इन सेंट्रल एशिया। तो इस बुक में इन्होंने इस यात्री के बारे में लिखाया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस ने अजेवेडो को मगोर मिशन पर जो है शॉपरांग भेजा था। शॉपरांग एक जगह है तिब्बत की तरफ। तो सोसाइटी ऑफ जीसस जो ये क्रिश्चियन पद्धति को मानते हैं या क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इधर उधर भेजते हैं ना अपने उनको
वॉलेंटियर्स को। तो ऐसे ही जो है सोसाइटी ऑफ जीसस भी एक क्रिश्चियनिटी की एक संगठन था जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने वॉलेंटियर्स को भेजता था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने अजेवेडो को मगोर मिशन पर भेजा था। कहाँ भेजा था? मगोर मिशन पर भेजा था। कहाँ? शोपरांग में। ये तिब्बत में ये जगह पड़ती है, शोपरांग। तो वह जून 28, 1631 को आगरा से रवाना हुआ। कौन? अजेवेडो। और श्रीनगर पहुंच गया। तो आगरा से श्रीनगर वो पहुंच गया 1631 में। जुलाई 1631 में ही श्रीनगर में महिपत शाह की अंत्येष्टि में ये अजेवेडो भी उपस्थित था। तो एंड्राडे के यात्रा विवरण से भी हमें ये तिथियों का पता चलता है कि मतलब जैसे अजेवेडो वहाँ उपस्थित था तो उसके बारे में भी लिखा होगा कि अजेवेडो महिपत शाह की अंत्येष्टि में शामिल हुआ था। वहाँ से उसने मतलब पूरा अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो उसमें उन्होंने हर एक चीज़ लिखी होगी। एंड्राडे के यात्रा विवरणों से भी हमें इसीलिए इन सब का पता चल जाता है। श्री एटकिंसन ने अपनी पुस्तक केशव राय के मठ, अब यहाँ पे एक पुस्तक हमें एटकिंसन जी की एक और पुस्तक मिलती है जिसका नाम है केशव राय मठ। ठीक है, तो केशव राय मठ किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो ये है आपकी एटकिंसन के द्वारा रचित पुस्तक केशव राय मठ। केशव राय मठ के एक शिलालेख का उल्लेख किया है जिसमें मतलब एटकिंसन ने अपनी पुस्तक में एक शिलालेख का उल्लेख किया है। उन्होंने उसमें 1625 ईस्वी में चल रहे महिपत शाह के शासन के विषय में भी लिखा है। जो उनकी केशव राय मठ पुस्तक है उसमें एटकिंसन ने जो है महिपत शाह के शासन के विषय में लिखा है। लेकिन जब मुझे उक्त स्थान के दर्शन का, वो लिखते हैं एटकिंसन जी लिखते हैं कि जब उन्हें वहाँ पे जाने का मौका मिला तो वहाँ पे महिपत शाह का उन्हें शिलालेख में एक भी नाम कहीं पे भी नहीं मिला। आसपास रहने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 1972 तक तो खुदा हुआ नाम स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद ये मिट गया या फिर किसी ने मिटा दिया महिपत शाह का नाम। तो एक अन्य विद्वान श्री मैकगेलन ने, अब यहाँ पे एक और पुस्तक आती है और उसके रचयिता आते हैं मैकलेगन। ठीक है, तो ये जो श्री मैकलेगन है इन्होंने अपनी पुस्तक द जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल्स, तो यानी कि इन्होंने किस पे पुस्तक लिखी है? मुगलों के बारे में पुस्तक लिखी है। किसने? मैकलेगन ने। तो मैकलेगन ने जो द जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल्स के बारे में जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने एंड्राडे के यात्रा विवरण की पुष्टि की है कि एंड्राडे ने अपनी यात्रा उत्तर की तरफ की थी और एंड्राडे के सहयात्री का नाम, मतलब एंड्राडे के साथ जो यात्रा कर रहा था उसका नाम मार्क्विस बताया। तो सी वेसल्स ने अपनी मार्क्विस का नाम लिखा हुआ है इन्होंने कि इनके साथ जो है एक मार्क्विस नाम का व्यक्ति भी था जो इनके साथ यात्रा पे था उत्तर की। तो इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। जो ये वेसल्स वगैरह ये लोग हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इसी योजना के अंतर्गत 11 अप्रैल सन 1626 को एंड्राडे ने शोपरांग पर, अब यहाँ पे 1601 हमने पढ़ा था ना ऊपर, 1625 के टाइम पे, 21 के टाइम पे या 25 के टाइम पे एंड्राडे आगरा से वहाँ पहुँचा था उत्तर की तरफ। तो अब 11 अप्रैल सन 1626 को एंड्राडे शोपरांग पहुँच जाता है और वहाँ ये चर्च की नींव डालता है। ठीक है, शोपरांग में कौन? एंड्राडे डालता है। ये याद रखना पॉइंट, ये क्वेश्चन में बन सकता है क्वेश्चन इस बार, क्योंकि यूकेपीएससी पेपर बनाएगा तो वो बहुत सटीक पेपर बनाता है, डिटेल में घुस के आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा पेपर बनाता है। तो सन 1626 का एंड्राडे ने शोपरांग में एक चर्च की नींव डाल दी थी। यानी कि ये लोग बेसिकली क्या के लिए आए थे? क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने आए थे। महिपत शाह के गौरवपूर्ण युग की कहानी अधूरी अनकही सी रह जाती यदि उसके, अब यहाँ पे इन्होंने हमें महिपत शाह की जो कहानी है ये हम तब तक पूरी नहीं मान सकते हैं जब तक कि हम महिपत शाह के जो 3 वीर सेनापति थे उनके बारे में ना जान लें। तो इनके जो है पवाड़े भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके जो गीत है ना पवारों के, तो इनके भी इसमें पवारों के गीत में इनके भी नाम मिलते हैं। माधो सिंह भंडारी का, रिखोला लोधी का और बनवारी दास का। तो जैसे पवाड़े अगर लिखे गए हैं तो इनकी वीरता पे भी लिखे गए हैं, जैसे माधो सिंह भंडारी पवारा, रिखोला लोधी पवारा, बनवारी दास पवारा, तो इनके बारे में भी जो है पवाड़े लोग आज भी गाते हैं इनकी वीरता पे। तो ये जो 3 थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, ये तीनों ही जो हैं महिपत शाह के सेनापति थे। कौन थे? महिपत शाह के सेनापति। तो रिखोला लोधी ने सिरमौर में तिब्बत और गढ़वाल के दक्षिण भाग को जीतने में जो है अपरिमित शौर्य का प्रदर्शन किया था। किसने? रिखोला लोधी ने।
रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल के जो दक्षिणी क्षेत्र थे उनको जीतने में। वीरता और शौर्य की कड़ी का दूसरा जगमगाता सितारा कौन है? माधो सिंह। माधो सिंह भंडारी की अगर हम बात करेंगे तो इनकी धनुष की टंकार से पहाड़ भी कांप जाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो छोटा चीन यानी कि तिब्बत में जो है एक तुमुल का युद्ध चला था। गढ़वाल के बाकी जवान खून की होली खेल रहे थे, जैसे वीरत्व मूर्त हो उठा हो। छोटा चीन में क्यों ना हो, उनका सेनापति ही कौन था? माधो सिंह भंडारी, वीर माधो सिंह भंडारी। इसीलिए तुमुल के युद्ध में जो है बहुत अच्छा युद्ध ये चल रहा था और सारी जो है माधो सिंह भंडारी के सेनापतित्व में ये लड़ाई हो रही थी। तो मृत्यु किसी भी, मतलब अब यही है कि मृत्यु तो मृत्यु ही होती है, आ जाती है कभी भी। तो वीर माधो सिंह जो है पराक्रम में दिखाई ही रहे थे, शौर्यपूर्णता से लड़ रहे थे, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस जो है उन्होंने उनकी करीब आ गई। एक स्थिति ऐसी आई कि नर केसरी माधो सिंह को नर केसरी की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गढ़वाल का नर केसरी कौन था, तो माधो सिंह भंडारी था। गढ़वाल का नर केसरी कौन था? माधो सिंह भंडारी था। तो एक स्थिति ऐसी आई कि नर केसरी माधो सिंह चारों ओर से शत्रुओं से घिर गए, किंतु माधो सिंह ने फिर भी जो है समर्पण नहीं किया, क्योंकि माधो सिंह क्या सोचते थे? माधो सिंह सोचते थे कि अगर मैं ही जो है हार मान गया तो जो मेरे सैनिक हैं ये इनका जो है मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि अगर मैंने ही हार मान ली या मैंने ही घुटने टेक दिए दुश्मनों के सामने, तो पीछे जो मेरे सैनिक लड़ रहे हैं वो लोग जो है हार मान जाएंगे, ठीक है। वो लोग हार मान जाएंगे और उनका जो है मनोबल टूट जाएगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो। उन्होंने फिर भी वो लड़ते रहे, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, जब तक कि उनको मरने तक घाव नहीं लग गए थे। तो शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन में उनके यही बात हो रही थी कि मेरे सेनापति जो हैं उनका मनोबल ना टूट जाए। तो बिजली के समान एक विचार कौंधा और उन्होंने तुरंत, अब उनके दिमाग में एक विचार, मरने वाले तो वो थे ही, उनको पता ही था। तो उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उनको जो है आग में भूनकर जो है पालथी वाली मुद्रा में बैठा दिया जाए, क्योंकि अगर वो मर जाते तो फिर उनको उनकी मनपसंद मुद्रा में रखने का सवाल पैदा नहीं होता ना, क्योंकि वो अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनकी बॉडी जो है अकड़ जाती, फिर उनको उस शेप में नहीं रख सकते थे जैसा वो चाहते थे। तो उन्होंने इसलिए कहा अपने अंगरक्षकों से कि आप मुझे हल्का सा आग में भून के जो है मुझे पालथी वाली मुद्रा में बैठा दो। तो अब जो सैनिक उनके थे, जो उनके अंगरक्षक थे, वो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन क्या कर सकते थे, आखिरी इच्छा उन्हें पूरी करनी थी अपने सेनापति की। तो उन्होंने जो है उनको उसी अवस्था में रख दिया, महिपत शाह को। तो इस तरह उन्होंने उनको एक अनोखी आदर्श विदाई दी। चैतन्य शरीर भुना, पालकी में बैठा दिया गया, किंतु गढ़वाल के शूरमाओं का मनोबल अटूट रहा, अक्षुण्ण बना रहा। माधो सिंह ने दिखा दिया कि उस जैसा सेनापति एक युग में ही एक पैदा होता है, जो कि क्या होता है, अजर होता है और अमर होता है। माधो सिंह ने अपनी सेवाओं से महिपत शाह, रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह को लाभान्वित किया था। तो माधो सिंह जो है ये सेनापति थे, इन्होंने महिपत शाह और उनकी जो पत्नी थी रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह उनका पुत्र, इनको जो है लाभान्वित किया था। डॉक्टर डबराल एवं श्री भक्त दर्शन जी माधो सिंह की शहीदी तिथि 1635 बताते हैं, लेकिन संवत 1697 अर्थात 1640, ठीक है, 1640 में जो है एक ताम्रपत्र हमें मिलता है जिसमें रानी कर्णावती ने चमोली जिले के हाट ग्राम के एक हटवाल ब्राह्मण को, ठीक है, हमें 1640 का, मेरे ख्याल से उस टाइम पे महिपत शाह रहे या नहीं रहे, देखते हैं हम आगे। तो रानी कर्णावती जो कि महिपत शाह की वाइफ थी, उन्होंने जो है चमोली जिले के हाट ग्राम के एक हटवाल ब्राह्मण को, चमोली में एक हाट ग्राम है जहाँ के हटवाल ब्राह्मण होते थे, तो उनको जो है भूमि दान दी थी रानी कर्णावती में, जिन्होंने, हाँ, तो महिपत शाह उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने जो है साक्षी उसमें किसको बनाया था, उस ताम्रपत्र में अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटा चीन का युद्ध 1640 के आसपास ही हुआ होगा और इसी वर्ष हमारी वीर प्रशविनी का वीर पुत्र अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हुआ होगा, जिसकी वीरता की कहानी गणराज्य में निम्नलिखित पंक्तियों में गाई जाती है। तो माधो सिंह भंडारी का जो फंवारा है उसमें 2-4 लाइनें हम यहाँ पे देखते हैं माधो सिंह के बारे में। 1-2 लाइन यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक सिंह रैंदो बाण, एक सिंह गाय का, ठीक है। एक शेर कहाँ रहता है, वन में रहता है, और एक सिंह गाय के सर पे, गाय के पास होता है।
एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। ठीक है, तो ये माधो सिंह की प्रशंसा में ये जो है 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि एक सिंह वन में रहता है, एक सिंह गाय का होता है और एक सिंह हमारा माधो सिंह है और इसके अलावा और अन्य सिंह कौन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पमारे इनके वीरता के उसमें गाए जाते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना हो गया है। अब कल 3 या 4 लेक्चर हमारे और होंगे और हमारा गढ़वाल का परमार वंश भी जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो है गोरखा शासन पढ़ेंगे। ठीक है, 4 क्लास में भी 4 या 3 क्लास में हमारा ये हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोरखा शासन, 3rd चैप्टर ऑफ अजय रावत जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ लिखने के लिए वो आप लिख दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बार भी आप उसको रिवाइज करेंगे आपको लर्न हो जाएगा, तो उसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।